क्या आप जानते हैं कि यूरोप का एक छोटा सा देश जो दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांत देशों में गिना जाता है, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे महाद्वीप को हिला दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की। एक ऐसा देश जिसकी रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसने अचानक अपनी पूरी जमीनी सीमा बंद कर दी। न आना न जाना, पूरा बॉर्डर सील। सवाल है, आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ इमिग्रेशन कंट्रोल था या इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा था? अक्टूबर 2025 के अनुमान के अनुसार यहां की आबादी भी सिर्फ 56.5 लाख है। 2022 में जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तब पूरे यूरोप की सुरक्षा रणनीति बदल गई। दशकों तक सैन्य रूप से तटस्थ रहने वाला फिनलैंड 2023 में नाटो में शामिल हो गया। यह फैसला ऐतिहासिक था, क्योंकि 70 साल से ज्यादा समय तक फिनलैंड ने खुद को बड़े सैन्य गठबंधनों से दूर रखा था। लेकिन जैसे ही वह नाटो का सदस्य बना, रूस के साथ तनाव खुलकर सामने आ गया। मॉस्को ने चेतावनी दी कि इसके तकनीकी और सैन्य परिणाम होंगे। लेकिन जो हुआ वह पारंपरिक सैन्य जवाब नहीं था। 2023 के अंत में अचानक रूस की तरफ से सैकड़ों प्रवासी फिनलैंड की सीमा पर पहुंचने लगे। ये लोग सीरिया, इराक, यमन और सोमालिया जैसे देशों से थे, लेकिन कई वर्षों से रूस में रह रहे थे। कुछ को विशेष ट्रांजिट वीजा मिले हुए थे, कुछ को साइकिलों पर बैठाकर सीमा तक लाया गया। कुछ ही हफ्तों में लगभग 1300 लोग फिनलैंड की छोटी छोटी सीमा बस्तियों में पहुंच गए। अब 1300 की संख्या सुनने में बहुत बड़ी नहीं लगती, खासकर उस यूरोप के लिए जिसने 2015 में लाखों शरणार्थियों को स्वीकार किया था। लेकिन फिनलैंड ने इसे सामान्य माइग्रेशन नहीं माना। सरकार ने इसे इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड माइग्रेशन कहा, यानी माइग्रेशन को राजनीतिक दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करना। उनका आरोप था कि रूस जानबूझकर इन लोगों को सीमा तक भेज रहा है ताकि नाटो में शामिल होने की सजा दी जा सके। नवंबर 2023 में पहले 4 बॉर्डर क्रॉसिंग बंद किए गए। जब प्रवासी बाकी खुले रास्तों की ओर बढ़े, तो सरकार ने एक एक करके सभी पॉइंट्स बंद कर दिए। दिसंबर 2023 तक पूरा 1340 किलोमीटर का बॉर्डर बंद था। यह आधुनिक यूरोप में एक असाधारण कदम था। लेकिन असली बदलाव 2024 में आया। संसद में एक आपातकालीन कानून पेश किया गया, जिसे टेम्पररी मेजर्स एक्ट कहा गया। इस कानून ने सीमा सुरक्षा बलों को यह अधिकार दिया कि वे रूस की ओर से आने वाले लोगों को बिना शरण आवेदन की पूरी प्रक्रिया के ही वापस लौटा सकते हैं। सामान्य हालात में हर व्यक्ति को शरण आवेदन का अधिकार मिलता है और उसके केस की व्यक्तिगत समीक्षा होती है। लेकिन इस कानून के तहत सीमा पर ही निर्णय लिया जा सकता था और उस पर अदालत में अपील भी नहीं की जा सकती थी। यह कानून विवादों के बीच पास हुआ। 2/3 बहुमत की जरूरत थी और 167 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उनका तर्क था कि जब कोई पड़ोसी देश माइग्रेशन को हाइब्रिड वॉरफेयर के रूप में इस्तेमाल करे, तो पारंपरिक शरण नियम पर्याप्त नहीं होते। आलोचकों ने इसे खतरनाक मिसाल कहा। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी कि यह अंतर्राष्ट्रीय शरण कानूनों और 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन की भावना के खिलाफ है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि संविधान और यूरोपीय कानून के साथ टकराव हो सकता है, लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम रही। 2024 और 2025 तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो सीमा कभी खबरों में थी, वहां अब सन्नाटा था। अवैध एंट्री लगभग शून्य हो गई। शरण के आवेदन करीब 45% तक गिर गए। एक एक करके कई रिसेप्शन सेंटर बंद कर दिए गए। डिपोर्टेशन के आदेश तेजी से बढ़े। सैकड़ों लोगों के रेजिडेंस परमिट रद्द कर दिए गए। सिस्टम को कड़ा किया गया, नियमों को सख्ती से लागू किया गया और साफ संदेश दे दिया गया, सीमा अब खुली नहीं, नियंत्रित है। सरकार ने इसे बड़ी सफलता बताया। उनका कहना था, हमने दबाव तोड़ा, हमने नियंत्रण वापस लिया, हमने देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ फिनलैंड की बात नहीं है। यह एक नया ट्रेंड बनता दिख रहा है। पोलैंड पहले ही बेलारूस सीमा पर सख्त कदम उठा चुका था। लिथुआनिया और लातविया ने भी ऐसे ही कानून लागू किए। अब यूरोप में एक साफ पैटर्न दिख रहा है। पहले माइग्रेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताओ, फिर आपातकाल घोषित करो, फिर कानून बदलो, फिर सीमा बंद करो और फिर उस आपातकाल को बार बार बढ़ाते रहो। धीरे धीरे अस्थायी फैसला स्थायी नीति बन जाता है।
सवाल यह है कि अगर 1300 लोगों को आधार बनाकर पूरा शरण ढांचा बदला जा सकता है, तो भविष्य में आपातकाल की परिभाषा कौन तय करेगा? क्या हर सीमा पर आने वाला समूह हाइब्रिड वॉरफेयर कहलाएगा? फिनलैंड की आबादी करीब 56 लाख है, मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिर सरकार, अच्छे संसाधन। तुलना करें तो जर्मनी ने 2015 में 10 लाख से ज्यादा शरणार्थियों को संभाला था। स्वीडन ने भी अपनी आबादी के हिसाब से बड़ी संख्या स्वीकार की थी। तो सवाल साफ है, क्या यह क्षमता की कमी थी या सख्त राजनीतिक फैसला? क्या यह मजबूरी थी या रणनीति? लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और वही सबसे महत्वपूर्ण है। पेट्री ऑर्पो की सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ सीमा बंद करने के लिए नहीं था, बल्कि सिस्टम को मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए था। उनका तर्क है, अगर सीमा पर नियंत्रण साफ और सख्त होगा तो असली जरूरतमंदों की पहचान बेहतर होगी, फर्जी नेटवर्क टूटेंगे और लीगल माइग्रेशन के रास्ते ज्यादा पारदर्शी बनेंगे। सरकार का दावा है कि अवैध प्रवेश रुकने से संसाधनों पर दबाव कम हुआ, प्रशासनिक लागत घटी और अब ध्यान स्किल्ड वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आकर्षित करने पर लगाया जा सकता है। यानी कंट्रोल पहले, अवसर बाद में की रणनीति। भारत जैसे देश के लिए यह एक बड़ा संकेत हो सकता है। अगर यूरोप अवैध रास्तों को बंद करता है तो वह कानूनी और स्किल बेस्ड एंट्री को प्राथमिकता दे सकता है। आईटी, एआई, हेल्थ केयर, ग्रीन एनर्जी और टेक सेक्टर में भारतीय प्रोफेशनल्स की मांग पहले से मजबूत है। सख्त बॉर्डर पॉलिसी का मतलब यह भी हो सकता है कि अब रैंडम एंट्री कम होगी और हाई स्किल टैलेंट को ज्यादा स्पष्ट रास्ता मिलेगा। भारत से हर साल हजारों छात्र और आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर के प्रोफेशनल यूरोप की ओर जाते हैं। फिनलैंड भी पिछले कुछ सालों में भारतीय छात्रों और टेक वर्कर्स के लिए उभरता हुआ डेस्टिनेशन बना है। सरकार यह भी कहती है कि जब जनता को लगे कि सीमा सुरक्षित है, तभी वे विदेशी टैलेंट और स्टूडेंट्स को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यानी अगर सुरक्षा पर भरोसा बढ़ता है तो लीगल माइग्रेशन के लिए सामाजिक समर्थन भी मजबूत हो सकता है। तो कहानी सिर्फ दरवाजा बंद की नहीं है, कहानी दरवाजा किसके लिए और किस शर्त पर खुलेगा की है। और यही वह पॉइंट है जहां खतरा और अवसर दोनों साथ खड़े हैं। आज फिनलैंड की सीमा शांत है, बर्फ से ढकी जमीन, ऊपर ड्रोन की निगरानी और गश्ती दल लगातार सक्रिय। सरकार कहती है कि संकट टल गया, सिस्टम नियंत्रण में है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या यह सिर्फ अस्थायी सुरक्षा कदम है या शरण नीति के एक नए युग की शुरुआत? अगर एक देश सख्त कदम उठाकर उसे राजनीतिक समर्थन भी हासिल कर लेता है, तो अगला कदम कौन उठाएगा? क्या यह मॉडल अब पूरे यूरोप में अपनाया जाएगा या हर देश अपनी अलग रणनीति चुनेगा? तो बहस सिर्फ अधिकार बनाम सुरक्षा की नहीं है, बहस यह है कि संतुलन कैसे बनेगा। अगर सुरक्षा के नाम पर शरण का अधिकार सीमित होता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय शरण व्यवस्था पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर नियंत्रण और पारदर्शिता बढ़ती है तो लीगल और स्किल बेस्ड माइग्रेशन को नया ढांचा भी मिल सकता है। यही वह मोड़ है जहां यूरोप की राजनीति, वैश्विक माइग्रेशन सिस्टम और भारत जैसे देशों के युवाओं के भविष्य तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। अब देखना यह है कि यह रास्ता बंद दरवाजों की ओर जाता है या नियंत्रित लेकिन मजबूत अवसरों की ओर।